नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। दोस्तों, 11वीं कक्षा में हम चौथी इकाई जो है गद्य, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर आजाद और लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी जी, साहित्य प्रकार संस्मरण। अभी तक हमने अगले 2 भागों में इसका कथा सारांश जो है उस पर विचार विमर्श किया, उसे प्रारंभ किया है। चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व में जो गुण थे, लेखक का उसका नजदीकी संबंध रहा, तो लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के भीतर, उसके हृदय में जिन गुणों को देखा, उनको इस संस्मरण में उनकी यादें जो है उसको प्रस्तुत किया। लेखक ने प्रारंभ में ही इस बात की स्पष्टता कर दी कि हमारे जीवन में स्मृति और विस्मृति दोनों का अपना अपना महत्व है। कई व्यक्ति, कई परिस्थितियां, कई घटनाएं दुखद होती है, कष्टदायक होती है, पीड़ादायक होती है, तो उसे भूलना अति आवश्यक बन जाता है। और कई परिस्थितियां जीवन में शोभाकारक होती है, श्रृंगार समान होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में हमारे जीवन में वे घटनाएं, वे परिस्थितियां, वे व्यक्ति श्रृंगार समान है, उनकी स्मृति, उनको भूल पाना इतना आसान होता नहीं। और उसे भूलने के लिए विस्मृति जो है वह घंटों प्रतीक्षा करती। लेखक ये भी बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी ही व्यक्ति, ऐसी ही घटनाएं और ऐसी ही परिस्थिति थे जिनकी स्मृति मन का पुण्य है, उसे भूल पाना संभव नहीं। लेखक ने यह भी बताया कि इनका छोटा भाई, लेखक का छोटा भाई जो है चंद्रशेखर आजाद का मित्र था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जो है वह लेखक के प्रति अग्रज का मान देते थे, सम्मान देते थे। वे उन्हें बड़े भाई के समान महत्व देते थे। इसलिए लेखक का जब भी उनसे मिलना होता, किसी रेलवे स्टेशन पर, सड़क पर, किसी के घर में, तो वे हमेशा उन्हें बड़े भैया कहकर पुकारते थे। चंद्रशेखर आजाद और लेखक के विचारों में काफी मतभेद था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी होने के नाते हिंसा के पथ पर चलने वाले क्रांतिकारी थे, और लेखक गांधी विचार पर महत्वपूर्ण, उनके जीवन में गांधी विचार जो है वह था। उनके मार्ग पर चलने वाले, गांधी जी के विचारों के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। पर दोनों ही अपने अपने विचार पर काफी समय मतभेद करने के बावजूद भी दोनों अपने विचार पर अड़े हुए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव था। चंद्रशेखर आजाद ने कई बार यह साबित करके दिखाया कि उनकी कार्य पद्धति जो है वह योग्य है, गांधी विचार जो है वह उचित नहीं है। पर लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व में उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनका जो व्यावहारिक पक्ष था वह सबल था। इसलिए उनके व्यवहार पक्ष का लेखक के विचारों में अंतर है। लेखक का विचार सिर्फ मानसिक संप्रत्यय, कल्पना थी, संकल्पना थी। उनका व्यवहार पक्ष चंद्रशेखर के विचारों जितना सबल नहीं। इसलिए चंद्रशेखर का विचारों का व्यवहार पक्ष जो है वह योगक्षेम का प्रकाश था।
दोनों में अपने अपने विचारों में मतभेद होते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद लेखक से कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ भी उनसे काम निकाल लिया करते थे और लेखक वे काम करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे। दोस्तों, यहाँ तक का कथा सारांश हमने समझा था और यहाँ से आगे का जो कथा सारांश है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे भी चंद्रशेखर आज़ाद के कई ऐसे व्यक्तित्व के गुण हैं जिनको लेखक ने यहाँ पर बखूबी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य मेरे परिचय के अंतराल में ही हुए। क्रांतिकारी विस्फोटक कार्य जो करते थे, यानी कि कोई किसी को अंग्रेज जो है उसको मारना, किसी सरकारी स्थान को बम से उड़वा देना, ऐसे लूटफाट सरकारी धन की, तो ऐसे जो विस्फोटक कार्य है, लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों के विस्फोटक कार्य मेरे परिचय के अंतराल में ही हुए। जब भी वे मुझे किसी बात का संकेत करते कोई कार्य करने का और मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर वे बात टल जाया करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद या कोई क्रांतिकारी लेखक को उसका कोई काम करने के लिए कहते और लेखक की मुद्रा में, उसके चेहरे में, हाव-भाव में कहीं पर ये हकारात्मकता न दिखाई देती तो वे बात टल जाया करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। पुंज का अर्थ होता है घड़ा। लेखक ने एक सुक्तियां चंद्रशेखर आज़ाद के गुणों के बारे में लिखी इस संस्मरण कि चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे और आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति थे। शक्ति के पुंज थे, आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति थे। उनके स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का प्रवाह बहता था। स्फीत का अर्थ होता है फूली हुई, शिरा का अर्थ है शरीर की नसें, रक्त वाहिनियां। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का प्रवाह बहता था। उनकी जो उभरी हुई शरीर की नसें हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें उष्ण गर्म रक्त का प्रवाह बहता था, क्योंकि वह क्रांतिकारी थे। देश को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा के मार्ग पर चले थे और गर्म खून के थे। वह अपना कार्य जो है वह बेझिझक करते थे। लेखक कहते हैं कि मैंने उसे हर प्रकार के परिधान में, वस्त्र परिधान में देखा। उनके कार्यों की शोभा जो है वह मुखर थी और वाणी की शोभा मौन थी। कार्यों की शोभा मुखर थी, मतलब वे कार्य करके दिखलाते थे, वे सिर्फ बातें नहीं करते थे। वाणी की शोभा मौन थी और कर्म की शोभा जो है वह श्रेष्ठ थी। वे जो कहते थे वो करते थे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते थे। इसलिए उनके कार्यों की शोभा मुखर थी और वाणी की शोभा मौन थी। लेखक ने उसे हर वस्त्र के परिधान में देखा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सर्वसाधारण है कि क्रांतिकारी अलग अलग वेश में, परिधान में समय समय पर रहते थे ताकि अंग्रेज उसे पकड़कर जेल न भेज सके। आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना होगा। जीवन में कभी भी एक महीने के भीतर एक परिधान में वेश में नहीं रहते, वेश बदलते रहते। ठीक वैसा ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी समय समय पर अलग अलग प्रकार का पहरवेश, वस्त्र परिधान कर लेते ताकि अंग्रेज और आम जनता पहचान न ले और अंग्रेजों को उसकी सूचना न मिले। इसलिए वे अलग अलग वस्त्र परिधान में रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी समय समय पर अपना पहरवेश जो है, अपना वस्त्र परिधान जो है उसे बदलते रहते थे। लेखक कहते हैं कि मैंने उसे कई बार अलग अलग वस्त्र में परिधान में देखा है
और हर प्रकार के परिधान में वे सुंदर दिखते थे। लेखक ने लिखा है कि मैंने उसे कलंगीदार पंजाबी पहनवेश में भी देखा है। वह कलंगीदार पगड़ी भी पहनते थे और सामान्य ढंग से ढीला सलवार भी पहन लिया करते थे। तो कलंगीदार पगड़ी और ढीले सलवार के रूप में पंजाबी पहनवेश भी परिधान कर लिया करते थे कभी कभी। और इतना ही नहीं, बंगाली वेश भी वे समय पर धारण कर लेते थे। खद्दर की धोती और कुर्ता भी पहन लिया करते थे। तो बंगाली पहनवेश में भी वे जो है वह कभी कभी समय समय पर उसका भी वस्त्र परिधान करते थे। सामान्यतः वे जो पहनवेश पहनते थे, जब जरूरत न होती तब वह खुले गले का कोट पहनते थे और पैरों को कछोटे तक फैली हुई धोती पहनते थे। ये उनका आमतौर पर पहना हुआ पहनवेश है। लेखक कहते हैं कि मैंने उसे हर प्रकार के वेश परिधान में देखा है। मैंने सूट और हैट में भी देखा है और सामान्य परिधान में भी देखा है। वह हर प्रकार के वेश में, पहनवेश में सुंदर सजते थे, दिखाई देते थे। लेखक कहते हैं कि कठोर और हिंसापूर्ण मार्ग को अपनाने वाला व्यक्ति अपने भीतर से, अपने हृदय से इतना मक्खन सदृश कोमल हो सकता है, ये तो यकीन न करने वाली बात हो जाती है। ऊपर ऊपर से हत्याओं को इतना बेधड़क कर डालने वाला व्यक्ति, हिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने वाला व्यक्ति जो है, ऊपर से कठोर दिखाई देने वाला ये व्यक्ति भीतर से इतना मक्खन सदृश कोमल हो, ये बात जो है अच्छी तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि उनके भीतर जो वीरता की भावना थी, जो उग्रता थी, वह राजनीतिक अपराध और देश को स्वतंत्रता दिलाने की मन में जो प्रबल कामना थी, उसके कारण थी। मूल बात क्या थी कि उनकी वीरता में जो उग्रता दिखाई देती थी, आवेश जो दिखाई देता था, उसका कारण यह था कि देश को स्वतंत्रता दिलाने की प्रबल मन में इच्छा थी उनकी, और राजनीति के क्षेत्र में जो अपराध था, उसी के कारण यह उबाल उनके हृदय में भीतर था। पर इतना ही नहीं, उनके साहस में जो ध्वंस विनाश का जो प्रभाव दिखाई देता था, सूचना दिखाई देती थी, उसका कारण भी विदेशियों के पशु बल की नीति थी, उसकी अकड़ थी। विदेशी मतलब अंग्रेज, उनकी पशु बल की अकड़ थी। इसके कारण उसके व्यक्तित्व में ध्वंस विनाश का प्रभाव दिखाई देता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर उस समय के अत्याचार जो है, बेरहमी से वे आम नागरिक को पीटते थे, उनको मारते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो ये अत्याचार के कारण चंद्रशेखर आजाद के भीतर उसकी वीरता में एक प्रकार की उग्रता दिखाई देती थी। हम जानते हैं कि सैंडर्स को मारने में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने मारा भी। राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तीनों ने मिलकर सैंडर्स को, जेपी सैंडर्स, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, उसको उन्होंने उसके दफ्तर के बाहर ही गोलियों से भून दिया, मार दिया। क्योंकि अंग्रेजों के प्रति हृदय में एक प्रकार की जो भावना है क्रोध की, वह उनके हृदय के भीतर आ गई थी। पर इतना ही नहीं, उनके क्रांति के पथ पर जो निरीह निर्दोष व्यक्ति नष्ट हो जाते थे, चंद्रशेखर के हृदय के भीतर उनके लिए अपार सहानुभूति थी और छलकते आंसू थे। पर क्रांति के पथ पर देश को आज़ादी दिलानी है तो ये तो होने ही वाला है। आम जनता भी उनके मार्ग में जो है उसकी बलि भी उसे देनी ही पड़ती। उनके प्रति चंद्रशेखर आजाद के मन में एक प्रकार की सहानुभूति थी, छलकते आंसू थे। पर यह निरीह निर्दोष व्यक्ति
नष्ट हो जाते थे, उनके लिए दुख अवश्य था और क्रांति के पथ पर चले थे, तो ये स्वाभाविक था कि बलि तो देनी ही पड़ती है। पर उनकी सार्वजनिक पद्धति जो है क्रांति की, वह ऐसी थी कि उनके मन में दया का दूसरा नाम जो है वह कायरता थी और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। वे दया किसी के प्रति दिखाना और वे व्यक्तियों के प्रति जो वास्तव में देश पर अत्याचार करते थे, ऐसे लोगों के प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। वे एक प्रकार की कायरता, वे हिंसा में इसीलिए मानते थे। और लेखक कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जो उदार भावना की वृत्तियों की दुहाई देते फिरते हैं, उनके सामने उन्होंने कई बार यह साबित करके दिखा दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति जो है वह श्रेष्ठ है, समीचीन है, उचित है। लेखक कहते हैं कि ईश्वर, धर्म, पाप, पुण्य आदि के बारे में उनके क्या विचार थे, ये मैं कह नहीं सकता। या पाप, पुण्य, धर्म, ईश्वर संबंधी वार्तालाप के लिए, वाद विवाद के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं। वे इस प्रकार के तर्क वितर्क को जो है वह वाणी का वाक विलास समझते थे। फुर्सत के समय में किया हुआ वार्तालाप, उसे वाक विलास कहा जाता है। कोई काम न हो और यूं ही तर्क वितर्क करने लगे तो उसे वाक विलास कहा जाता है, फुर्सत के समय में किया हुआ वाणी का विलास। तो पाप, पुण्य, धर्म आदि के बारे में विचार करने की उनके पास बिल्कुल अवकाश नहीं था, समय नहीं था। वे इस प्रकार के वाद विवाद को, तर्क वितर्क को वाक विलास के समान बताते थे। वे इनके बारे में क्या सोचते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं स्पष्टतः ये नहीं कह सकता, पर हाँ एक बात अवश्य है कि जिस बात से हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद आदि को प्रोत्साहन मिले, उनके वे बिल्कुल विरोधी थे, प्रतिकूल थे। कौन कौन सी बातें? हिचक। हिचक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से खचकाट का अनुभव करना, हिचकिचाहट का अनुभव करना। अगर किसी अंग्रेज को मारना है तो उसमें डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एक कोई भी देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो कार्य करना है, उसमें किसी प्रकार के हिचक उन्हें पसंद नहीं। शैथिल्य, ढीलापन, कोई धीमी गति से काम करता तो ये भी उन्हें पसंद नहीं था। शिथिलता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पलायनवाद, कोई कार्य करने से दूर भागना, ये भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कार्यभीरुता, कोई काम करने से डरना, देश की आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है और डरना उसे पसंद नहीं। और बुद्धिवाद, पूरा बुद्धिवाद जो है जिसमें भावनाएं न हो, इंसान के प्रति प्रेम भाव न हो, ऐसे बुद्धिवाद के भी वे बिल्कुल प्रतिकूल थे, विरोधी थे। पर इन सब बातों के अलावा इनके पाप, पुण्य के आदि अनेकार्थी संकल्पनाओं को वे चाहे न मानते हो और नहीं भी मानते थे, लेखक कहते हैं, परंतु अपने जीवन में पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कौन कौन सी बातें उन्हें स्वीकार्य थी? तो कि चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व में, और वे इस बात के पोषक थे अपने गुणों के आधार पर कि जीवन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता का अर्थ होता है पाप मुक्त जीवन, और सामाजिक निर्मलता, समाज में व्यक्ति रहता है, निर्मलता का अर्थ होता है स्वच्छ, तो सामाजिक स्वच्छता भी होनी चाहिए। मनुष्य के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। सामाजिक दर्जा जो है वह एक समान मनुष्य का होना चाहिए। वैयक्तिक उज्ज्वलता, व्यक्तिगत रूप से भी चरित्र जो है वह पवित्र होना चाहिए, उच्च कक्षा का होना चाहिए। और व्यक्ति की नैतिक उच्चता भी होना आवश्यक है, इस बात के वे बिल्कुल पोषक थे और वे मानते थे। लेखक कहते हैं कि मन में यह होता है कि हिंसाओं को इतनी बेधड़क कर डालने वाले हाथ
वास्तव में इतने कोमल, इतने नागरिक हो सकते हैं। ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो हिंसा को इतनी आसानी से किसी को मार सकता है, वे व्यक्ति इतना कोमल हो सकता है। लेखक और अंतिम पैराग्राफ में इस गद्य के लिखते हैं कि मैं जब ये लिख रहा हूँ तब आज भी मेरे सामने उसकी मनोहार जो है वह है। जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तब भी उसकी मनोहार, उसकी मूर्ति जो है, उसका जो चेहरा है वह मेरे सामने है। उसके उन्मूलित हो जाने के बाद ये पता चलता है कि कितने लोगों के हृदय के भीतर उनकी जड़ें जमी हुई। उन्मूलित का अर्थ होता है जड़ से उखड़ जाना। उन्मूलित अर्थात यहाँ चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो चुकी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये लेखक कहते हैं कि ये पता चला कि कितने लोग थे जिनके हृदय के भीतर आज भी वह विराजमान है, उनकी जड़ें जमी हुई है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद भी उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है लेखक के विचार से, और वे समाज के वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि वे क्या क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए कर सकते हैं। शहीद हुए देश की आज़ादी की मार्ग पर चलकर, पथ पर चलकर, क्रांति के मार्ग पर चलकर जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कौन क्या क्या कर सकता है, उनकी भी लेखक यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वे कहते हैं कि राजनीतिक जो है वह चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या कर सकता है। तो कि चंद्रशेखर आजाद के लिए राजनीतिक जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति का उसे अग्रदूत समझे। अग्रदूत का अर्थ होता है आगे का दूत। राजनीतिक चंद्रशेखर आजाद को स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनके जो प्रतिमाएं हैं वे बनाए और उनकी अर्चना करे, पूजा करे। तो राजनीतिक को क्या करना है, जो राजनीतिक है वे उन्हें सराहे और उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा, मूर्तियां बनाए और उसकी अर्चना, पूजा करें। इतिहासकार उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो लेखक कहते हैं कि इतिहासकार उनके लिए क्या कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो लेखक कहते हैं कि इतिहासकार अपने इतिहास ग्रंथों में उसकी प्रशंसा के बारे में लिखे और उन्हें वास्तव में सम्मान दे। साहित्यकार उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो कि साहित्यकार जो है वह कहानी, उपन्यास और कविताओं में उनके बारे में लिखे। और इतना ही नहीं, संपादकगण उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कि संपादकगण अपने पत्र पत्रिकाओं में, अपने लेखों में, टिप्पणियों में उनके बारे में लिखे लेख और टिप्पणियाँ और उन्हें सम्मान दें। इन सब बातों को करने के बाद लेखक कहते हैं कि इनके लिए हम जैसे सामान्य व्यक्ति क्या कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि राजनीतिक उन्हें सराह है, इतिहासकार अपने ग्रंथों में उसके प्रशंसा के बारे में लिखे और उसके महत्व का निर्णय भी करें, और साहित्यकार उपन्यास, कहानी, कविताएं लिखकर उनका सम्मान करें। लेकिन संपादक गण लेख टिप्पणियां लिखे और अकेले में आंसू बहाए, पर मेरे जैसे व्यक्ति जो इनके साथ नज़दीकी संबंध में रहा है पर जिनके कार्य क्षेत्रों से मैं दूर रहा, कोसों दूर रहा, वे लोग क्या कर सकते। वे तो सिर्फ और सिर्फ धवल कागज पर, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, वे तो सिर्फ धवल कागज पर थोड़ी सी संतरे खींचने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। कुछ संतरे का अर्थ होता है पंक्तियाँ, कि धवल कागज पर उस संतरे खींचने के अलावा और कर ही क्या सकता है। उनकी विस्मृति तक पहुँचने के लिए उनकी स्मृति को आज की ये जो पंक्तियाँ हैं वो अर्पित है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो है वह गद्य पूरा होता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए
समर्पित जीवन जिए, लेखक का उनका नज़दीकी संबंध रहा, तो लेखक को चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व में जो जो गुण दिखाई दे उसका इस संस्मरण में लेखक ने सुंदर ढंग से आलेखन किया। तो दोस्तों यहाँ पर इस चौथे गद्य की चर्चा जो है वह हम पूर्ण कर रहे हैं, और इसका व्याकरण और स्वाध्याय प्रश्न जो आपको लिखने हैं वह मैं PDF फाइल के रूप में आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पर ये इकाई पूरी करते हैं। थैंक यू।